नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता और हमारे साथ स्टूडियो में हैं बेहद खास मेहमान आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम भीमराव अंबेडकर जी की दृष्टि से इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम मोहम्मद बिन कासिम के भारत आगमन से लेकर भारत की अंग्रेजों से स्वतंत्रता तक इस्लाम को लेकर भारत में जो कार्य किए गए हैं उसके आधार पर हम हिंदू मुस्लिम एकता और इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस्लाम को लेकर सर कई जो मुस्लिम हैं, धर्मगुरु हैं, बावजूद इसके हम अंबेडकर जी की जो किताब है या वो क्या सोचते थे, हम उस बारे में क्यों शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति जिस धर्म का हो, मैं अगर सनातन को मानने वाला हूँ तो मैं सनातन को अच्छा कह सकता हूँ, जो इस्लाम को मानने वाला है वो इस्लाम को अच्छा कहेगा। और बहुत बार व्यक्ति पक्षपाती दृष्टि को लेता है, केवल अपनी अच्छाइयाँ दिखाने की कोशिश करता है और अपनी कमियाँ छुपाने की कोशिश करता है। जब हम विश्लेषण करते हैं तो किसी एक ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण सामने रखें जिसने तार्किक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी धर्मों का तार्किक रूप से अध्ययन किया, बहुत गहराई में जाके अध्ययन किया। और वो अध्ययन इसलिए भी किया क्योंकि वो स्वयं निर्णय लेना चाहते थे कि कौन सा धर्म उन्हें, कौन सा पंथ उन्हें सबसे अच्छा लगा। और उन्होंने बुद्ध के रास्ते को खुद सबसे अच्छा पाया और उसके रास्ते पर वो खुद चले। और आप देखिए, भारत के संविधान का निर्माण, उनके प्रारूप का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और उन्होंने जिस तरह से भारत में इस्लाम को और हिंदू मुस्लिम एकता को समझाया है, शायद किसी और ने समझाया नहीं। अगर कोई इस्लामिक विद्वान होगा वो केवल इस्लाम को जानता होगा, उसे बाकी धर्मों का ज्ञान नहीं होगा। अगर कोई सनातन का विद्वान है तो शायद उसे इस्लाम का उतना ज्ञान नहीं है। सभी धर्मों का बारीकी से ज्ञान रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और हम जीवन के जिस दृष्टिकोण को देख रहे हैं, जिस तरह से हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी बड़े प्रासंगिक हैं, भारत को लेकर भी बड़े प्रासंगिक हैं। तो उनके दृष्टिकोण से हम इस्लाम को अगर समझें तो हम यह नहीं कह सकते कि हमारा दृष्टिकोण एकांगी है या हम पक्षपातपूर्ण हैं, या कोई यह भी नहीं कह सकता कि आप किसी अतिरंजना के शिकार हैं, किसी के अगेंस्ट आप बात कर रहे हैं। तो एक निष्पक्ष दृष्टिकोण को हम लेकर सामने चल रहे हैं। सर, इस समय इस्लाम, भारत में इस्लाम के स्वरूप को समझना क्यों ज़रूरी है? आखिर क्यों हम इस्लाम की बात यहाँ पर कर रहे हैं? हमें, जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं भारत के रूप में, तो राष्ट्र में धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए, हम हमेशा संस्कृति की बात करते हैं, प्राचीन भारतीय संस्कृति, लेकिन उस संस्कृति में हम धर्म को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। शायद इसका कारण ये रहा हो कि हिंदुओं ने सोचा होगा कि मुसलमानों को बुरा ना लग जाए, इसलिए सनातन को, हिंदुत्व को पीछे छोड़ के संस्कृति की बात करते हैं। लेकिन बिना धर्म के कोई संस्कृति नहीं होती। अगर धर्म को निकाल दिया जाए तो संस्कृति बचेगी ही नहीं। आप ये देखिए कि आज भारत में बहुत सारे मुस्लिम हैं और केरल से कुछ मुस्लिम्स ISIS में शामिल होने गए, जबकि ISIS का भारत से कोई लेना देना नहीं, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी बात, इससे भी पहले हम बात करें तो एक समय था जब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ही हिस्से थे। ये भारत से क्यों अलग हुए? क्योंकि यहाँ इस्लाम को मानने वाले बहुत ज़्यादा संख्या में आ गए। अगर यहाँ सनातन को मानने वाले लोग ज़्यादा संख्या में होते तो क्या ये भारत से अलग होते? नहीं अलग होते। तो एक ऐसा विचार जिसको मानने वाले अगर ज़्यादा हो जाएं तो भारत से अलगाव हो जाता है। कश्मीर में अगर आप ये सोचो कि 90% अगर हिंदू होते, सनातन को मानने वाले होते, सिख होते, बौद्ध होते, कुछ जैन होते, तो क्या वो एक अलग देश की मांग करते, अलगाव की मांग करते? तो इस्लाम को समझना बहुत आवश्यक है। यदि हम भारत में रह रहे हैं और अपने देश को, अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो बिना इस्लाम को समझे हुए हम भारत देश को, सभ्यता और संस्कृति को नहीं समझ सकते। और भारत में जो समस्याएं हैं, जिसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं या जिसको हम हिंदू मुस्लिम एकता कहते हैं या हिंदू मुस्लिम विभाजन कहते हैं, इन सबके पीछे जो मूल भावना वो इस्लाम है। हम हिंदुत्व को तो थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन हम इस्लाम को बिल्कुल नहीं समझते। ना हमें किताबों में पढ़ाया जाता, न इसको समझने वाले लोग हैं। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है।
बिल्कुल सर, साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में आजकल हर कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो सोशल मीडिया की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? जिस तरह से तमाम मुद्दों पर आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा मुखर है, अपने जो अभिव्यक्ति है वो वहाँ पर दर्शाती हुई नज़र आती है। सोशल मीडिया ही एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है, ऐसा उपक्रम है जिसके द्वारा हर व्यक्ति सही ज्ञान तक पहुंच सकता है। बाकी आज से आप 10 साल पहले, 20 साल पहले आप देखोगे तो कुछ न्यूज़पेपर होते थे जिस पे कुछ विचारधारा के लोगों का, कुछ लोगों का कब्जा होता था, और जो पिक्चर वो दिखाएंगे वही पिक्चर आप देख सकते हो। आज न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल आपको जो पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर आप देख सकते हो, सारी चीज़ें नहीं देख सकते हो। सोशल मीडिया एक ऐसा विस्तृत प्लेटफॉर्म है, व्यापक प्लेटफॉर्म है कि वहाँ हर चीज़ आप देख सकते हो, जो आप देखना चाहो देख सकते हो। गूगल आपके पास है, कोई आपको गलत जानकारी दे रहा है, आप उसको चेक कर सकते हो ये जानकारी सही है या ये जानकारी गलत है, किस आधार पर दी जा रही है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर व्यक्ति अपने दिल की बात कह सकता है, और दूसरी बात आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। बाकी चीज़ें वन वे है, न्यूज़पेपर ने जो कह दिया वो कह दिया, आपको अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा, वो रिएक्ट करने का कोई आपको तरीका नहीं है। टीवी आप देख रहे हो, उसमें भी जो कहा जा रहा है, न्यूज़ है, सही है, गलत है, कैसे रिएक्ट करोगे? सोशल मीडिया में आपके पास ऑप्शन है, आप रिएक्ट कर सकते हो, अगले को बता सकते हो कि आप गलत कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। आप अगर उसको समर्थन करते हो तो आप उसको शेयर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज सकते हो। तो ये एक इंटरैक्टिव मीडिया है, और एक ऐसी मीडिया है जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं लगा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में है ये, और हर व्यक्ति को बांधना संभव नहीं है। इसी कारण से जो ये क्रांति आएगी, अगली जो क्रांति आएगी भारत में, वो सोशल मीडिया के द्वारा आएगी। अगर आप 10-15 साल पुराने भारत को देखें तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में डाकुओं का बड़ा था, भिंड मुरैना के क्षेत्र में बड़े डाकू होते थे, पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन करती थी, तभी डाकू नहीं पकड़े जाते थे। लेकिन सोशल मीडिया आया, डकैत अचानक ही लुप्त हो गए। क्यों? हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है, तुरंत फ़ोन पे फ़ोटो खींच के भेज देता है, व्हाट्सएप कर देता है, टैग कर देता है। तो डाकुओं के लिए बीहड़ों में भी छुपना असंभव हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति, हर जगह नेटवर्क है, हर जगह लोगों के पास फ़ोन है। धीरे धीरे डाकू मारने जाने लगे और लोगों ने डकैत बनना बंद कर दिया। तो ये बड़ा परिवर्तन, बड़ी क्रांति सोशल मीडिया से ही आएगी। सर, जिस तरह से हम यहाँ पर अपने चैनल में एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं कि इस्लाम की कहानी अम्बेडकर की ज़ुबानी, जिस तरह से आपने बताया कि इसमें हम इस्लाम के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें और क्या ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, वो इससे जुड़ सकें, और क्या जानकारियाँ यहाँ पर मिलेगी, क्या खास होगा? ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे भारत देश के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हम कहाँ थे, किस तरह थे, क्या क्या अत्याचार हमारे ऊपर हुए, तब हम इस रूप में आए, ये हम जानेंगे। दूसरी बात, हम इस्लाम को जानेंगे कि समस्या इस्लाम में क्या है। हम भारत में कई बार ऐसा होता है कि हम हिंदू जो है मुसलमानों को अपने दुश्मन के रूप में देखता है, मुसलमान कभी हिंदुओं को अपने दुश्मन के रूप में देखता है। इससे हम समझ पाएंगे कि समस्या मुसलमान में नहीं है, समस्या इस्लाम में है, समस्या हिंदू के अंदर नहीं है। कहाँ पर समस्या है और किस तरह से इस समस्या को हम चिन्हित कर सकते हैं और किस तरह इस समस्या से निजात पा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम समस्या को सही रूप में नहीं समझेंगे हम उससे निजात नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, हम जिस देश में रहते हैं उसके इतिहास को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जो अभी इतिहास पढ़ाया गया, बड़ा सेलेक्टेड पढ़ाया गया, ये सोच के पढ़ाया गया कि हमको वही बात बतलाई जाए जिससे हमारे मन में विद्वेष न हो, लेकिन कुछ सोच के आधा सत्य बतला देना बड़ा खतरनाक होता है। हमें पूरे सत्य को जानना चाहिए। उस सत्य की खोज ही है ये कि इस्लाम और अम्बेडकर ने जो इस्लाम को कहा है, जो कार्यक्रम का आपने नाम बताया, वो इस पूरे सत्य की एक खोज ही है। जी बिल्कुल, और अब आप समझ गए होंगे कि इस कार्यक्रम से जुड़ना आपके लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस कार्यक्रम में न केवल आपको इतिहास की जानकारी प्राप्त होगी, बल्कि भारत में इस्लाम और सनातन धर्म के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।